हेलो, जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। मैं विवेक अपने इस यूट्यूब चैनल करियर मिरर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर शेड्यूल्स लेकर के आया हूं। इसके तहत मैं आपको अनुसूचियों के विषय में बताऊंगा और जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। अक्सर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं और आप इस वीडियो के साथ बने रहें और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको इस वीडियो के अंत तक सारी शेड्यूल्स के विषय में बता सकूं अच्छे से और आपको याद भी करा सकूं, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना छूटे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को पुश कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। ठीक है, बढ़ते इसी क्रम में बात करते हैं हम अनुसूचियों की कि अनुसूचियों से क्या तात्पर्य है। तो बात करें अनुसूचियों की, तो हमारे संविधान में जिन विषयों को अलग से लिस्ट किया गया है उन्हें अनुसूचियों में सूचीबद्ध कर दिया गया है। उन्हें किस में सूचीबद्ध किया गया है? अनुसूचियों में सूचीबद्ध कर दिया गया है। और बात करें भारतीय संविधान में अनुसूचियों की, तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी और वर्तमान में 12 हो गई है। यानी कि कितनी बढ़ गई है? 4 बढ़ गई है। ठीक है, तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 4 थी और वर्तमान में कितनी है? 12 हो गई है। ठीक है, बात करें हम इसी क्रम में प्रथम अनुसूची की अपने कि प्रथम अनुसूची क्या है। तो प्रथम अनुसूची है राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। मतलब बात कर रहा है कि चाहे प्रथम अनुसूची की बात करो, चाहे प्रथम भाग की बात करो या प्रथम अनुच्छेद की बात करो, इन तीनों में ही राज्य व संघ राज्य क्षेत्र की बात कही गई है। राज्य की बात करें तो इसमें 28 राज्य हो गए हैं आपके। संघ राज्य क्षेत्रों की बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात इसमें बात कही गई है। तो प्रथम अनुसूची में मतलब किसी भी राज्य के कम या बढ़ने पर किस अनुसूची में परिवर्तन होगा, अगर आपसे पूछा जाए तो प्रथम अनुसूची। मतलब किसी भी राज्य के में कोई भी छेड़छाड़ होती है, यानी राज्य की संख्या बढ़ती है या उस राज्यों की संख्या घटती है, तो उसमें किस अनुसूची में परिवर्तन आएगा आपके? तो प्रथम अनुसूची में परिवर्तन आएगा। आप ये भी याद रखेंगे। अब आप पहले हमारे भारतीय संविधान में 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में बीच में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। फिर दादरा नागर हवेली और दमन दीव को एक में मिला दिया गया, तब से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। आपको पता होगा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो गया है, दूसरा जम्मू कश्मीर और तीसरा अंडमान निकोबार। अभी तक अंडमान निकोबार सबसे बड़ा राज्य केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर का विभाजन करके 2 यूनियन टेरिटरी में बांटा गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तब से जो अंडमान निकोबार है वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। पहला लद्दाख हो गया, दूसरा जम्मू कश्मीर और तीसरा हो गया आपका क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार। ठीक है, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट अनुसूची की। तो दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची। ठीक है, आप एक काम करेंगे, हम दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची इन दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, एक्चुअली क्या एग्जाम में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते दिए गए हैं, क्या एक मिनट, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते दिए गए हैं या तीसरी अनुसूची में वेतन भत्ते दिए गए हैं, इनको लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इन दोनों को मैं साथ में रिलेट करके पढ़ाने वाला हूं। तो आप देखें, पहले देखिए, जैसे आपका कभी कोई जॉब करने जाते हैं, जब भी किसी हम जॉब की बात करते हैं, जब भी किसी जॉब को सोचने की बात करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है कि व्हाट इज द सैलरी, कि सैलरी क्या होगी, वेतन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सैलरी को सोचते हैं। हमारे मस्तिष्क में पहला विचार क्या आता है? सैलरी का आता है। तो याद रखेंगे, दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? वेतन भत्ते और पेंशन, क्या बोलते हैं, पेंशन से संबंधित है, यानी सैलरी से संबंधित है। ठीक है, और दूसरी अनुसूची में किसकी सैलरी की बात कही गई है? तो आप याद रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति व राज्यपाल की, भारत के राष्ट्रपति व राज्यपाल की हो गई। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की हो गई, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति की हो गई। ठीक, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, सभापति और उपसभापति की हो गई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की हो गई और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इन सब के जो वेतन भत्ते और पेंशन हैं वो सब दूसरी अनुसूची में आते हैं। ठीक है, तो पहले हमने कहा दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते आते हैं। जैसे हमको लगेगा कि वेतन भाई हमारा सुटेबल है, जितना वेतन हमको चाहिए वो हमको वेतन मिल रहा है, तो उसी के बाद हम क्या करेंगे, उस पद के लिए हम शपथ ग्रहण कर लेंगे और शपथ ग्रहण करके उस पद को धारण कर लेंगे। तो तीसरी अनुसूची क्या बात करती है? हमारी शपथ की बात करती है। इसलिए अब देखो, आप समझ में आ रही हो बात। पहले हमने किसी नौकरी करने के लिए हम क्या सोचते हैं कि पहले सैलरी कितनी होगी, जब हमको सैलरी सुटेबल लगती
लगती है तभी हम उस पद को धारण कर लेते हैं, शपथ ले लेते हैं और शपथ लेकर उस पद को धारण कर लेते हैं। तो तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन किया गया है। अब शपथ में देख लीजिए, नोट कह रहा है कि इसमें राष्ट्रपति की आर्टिकल 60 और राज्यपाल आर्टिकल 159 और उपराष्ट्रपति 69 की शपथ को छोड़कर, मतलब तीसरी अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में जिन लोगों की बात कही गई उन सब की शपथ का वर्णन जो है वो तीसरी अनुसूची में मिलता है, परंतु राष्ट्रपति, राज्यपाल व उपराष्ट्रपति की शपथ को छोड़कर। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनकी शपथ का वर्णन ऑलरेडी ये संविधान के अनुच्छेदों में यानी आर्टिकल्स में दिया गया है। तो जिसकी शपथ का वर्णन आर्टिकल्स में दिया गया है उसका वर्णन फिर अनुसूची में नहीं होगा। यानी कि आप याद रखेंगे, राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 में दी गई है, राज्यपाल की शपथ आर्टिकल 159 में दी गई है, उपराष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 69 में दी गई है। इसलिए इन सबको, इन तीनों को अब नवी क्या बोलते तीसरी अनुसूची में शामिल नहीं किया जाता है। तो बात करें तीसरी अनुसूची में शपथ किसकी आती, किसकी है, तो आप ऐसे याद रखेंगे, इसमें संघ मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए, कैबिनेट मंत्री हो गए, और तुम्हारे क्या बोलते हैं लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गया, और राज्यसभा का एक तरीके से उपसभापति हो गया, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया, न्यायाधीश हो गए सुप्रीम कोर्ट के, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश हो गए। तो इन सब की जो शपथ जो आती है वो सब किस में आती है? तीसरी अनुसूची में आती है। तो आपको 3 अनुसूची याद हो गई होंगी। प्रथम अनुसूची मैंने आपको बताई कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाती है, प्रथम कि कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका वर्णन किस अनुसूची में है? तो प्रथम अनुसूची में है। द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ते की बात कही गई है, और तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई। भाई जब वेतन भत्ता हमको उचित लगेगा उसके बाद ही हम शपथ ग्रहण कर लेंगे। तो तीसरी अनुसूची में शपथ की बात कही गई। तो 3 अनुसूची आपको याद हो गई होंगी, आशा करते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम चौथी अनुसूची की। तो चौथी अनुसूची को हम सिंगल पढ़ने का प्रयास करते हैं कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। यानी चौथी अनुसूची कहती है कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के में दिल्ली व पुडुचेरी, बात कर रहा है केंद्र शासित प्रदेशों में 2 की बात कर रहा है, केवल दिल्ली और पुडुचेरी, क्योंकि यही दूसरे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा मौजूद है। तो कह रहा राज्य व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है वो किसमें दिया गया है? चौथी अनुसूची में दिया गया। क्योंकि राज्यसभा में सदस्य कहां से जाते हैं? राज्य विधानसभा से जाते हैं, राज्य विधानसभा के द्वारा जाते हैं। तो राज्य विधानसभा राज्यों से हो गई, और 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर राज्यसभाएं क्या बोलते हैं राज्यसभा है, तो कहां पर है? दिल्ली और पांडिचेरी। ठीक है, तो यहां से सदस्य जाते हैं। तो याद रखेंगे चौथी अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है, यानी कौन किसके लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं, इसका वर्णन सब कौन सी अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में आपका मिल जाता है। ठीक है, बात करते हैं, चौथी अनुसूची हो गई, बात करते हैं 5वीं अनुसूची की। तो आपको 4 अनुसूची बचा दी। पहली हमने सिंगल बताई आपको, चौथी सिंगल बताई, 2 और 3 को रिलेट करके पढ़ा दिया। अब हम आपको 5वीं और 6ठी भी रिलेट करके पढ़ाने वाले हैं। 5वीं 6ठी की बात करें तो 5वीं अनुसूची में बात करता है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध करता है। वो भी किसकी बात करता है? तो समस्त भारतीय क्षेत्र की बात करता है। वो समस्त भारतीय क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध की बात करता है। वो किस अनुसूची में है? तो 5वीं अनुसूची में बात करता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। अब बात करें 6ठी अनुसूची की, तो 6ठी अनुसूची में केवल इसको आप काट दीजिए। 6ठी अनुसूची में बात करता है जनजाति के प्रशासन की बात करता है, वो भी पूरे भारत की बात नहीं करता है। वो 6ठी अनुसूची में बात करता है केवल 4 राज्यों की। वो कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण की बात करता है। ठीक है, याद रखेंगे। 5वीं अनुसूची में समस्त भारत की बात करता है। समस्त भारत में वो अनुसूचित जाति एवं जनजाति की प्रशासन एवं नियंत्रण की बात करता है। और 6ठी अनुसूची में वो असम, ये असम हो गया, सीक्वेंस देख लीजिए, ये मेघालय हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, ये मिजोरम हो गया। मैंने पूर्वोत्तर का मैप लगा दिया है, आप उसे देख सकते हैं। ये चारों क्रम से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सीक्वेंस चले जाइए, ऐसे देखिए 3 में आ गए हैं। ठीक है, तो तीनों क्रम से हैं। इनमें जो होगा वो जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन व उपबंध जो है वो 6ठी अनुसूची में वर्णित है। तो आपको ये भी याद हो गए होंगे, 5वीं 6ठी दोनों याद हो गए, दोनों को रिलेट करके बता दिया कि 5वीं 6ठी में क्या हुआ? अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण दिया गया। फर्क ये है कि पूरे भारत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण की बात करेगा तो 5वीं अनुसूची, और केवल 4 विशेष राज्यों की बात करेगा, वो कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की बात करेगा, वहां के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की बात करेगा, तो वो 6ठी अनुसूची की बात करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 7वीं अनुसूची की, कि 7वीं अनुसूची क्या है? तो 7 से 7वीं और 7 से सूची याद रखेंगे। तो मतलब इसमें 3 सूचियों का वर्णन किया गया 7वीं अनुसूची में। कौन कौन सी? एक संघ सूची हो गई, एक राज्य सूची हो गई, एक समवर्ती सूची हो गई।
कौन कौन सी सूची फिर से सुनिए। 7वीं सूची में 3 सूचियों का वर्णन किया गया। 3 सूचियों का कौन कौन सी, एक संघ सूची हो गई, एक राज्य सूची हो गई, दूसरी समवर्ती सूची हो गई, या कैसे कहते हैं केंद्र राज्य की भी शक्तियों का बंटवारा, ये भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो कह रहा संघ सूची की बात करें तो पहले हम सूचियों के विषय की बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि संघ सूची में पहले 97 विषय थे, 97 विषय थे। वर्तमान में 100 विषय हो गए, यानी कि 3 विषय बढ़ गए। ठीक है, राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब वर्तमान में 61 हो गए, यानी कि इसमें कम हो गए। ठीक है, बात करें हम ये समवर्ती सूची की तो समवर्ती में पहले 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हो गए हैं। ये समवर्ती सूची की बात करें तो मैंने तीनों सूचियों के विषयों की बात कर ली, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण भी हैं। वो कौन कौन से हैं तो मैंने बताया, संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब बढ़ करके कितने हो गए, 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची में पहले 66 थे, अब कम होकर के 61 बचे हैं। और क्या बोलते हैं कि समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, जो अब बढ़ करके 52 हो गए हैं। ठीक है, ये तो बात हमने कर ली विषय की। ठीक है, और उसके बाद ये जो इसमें कुछ कौन संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं तो आप दे सकते हैं, रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, विदेशी मामले और रेलवे और निगम कर, ये सब क्या आते हैं, संघ सूची में आते हैं। इनमें से जो आपको हाईलाइट हैं वो जरूर याद रखेंगे, जैसे शेयर बाजार है, बैंकिंग है, बीमा, रक्षा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एग्जाम में रिपीटेड, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन दे देगा 4 लिख देगा विषय, और उसमें से पूछेगा बताइए इसमें कौन सा विषय संघ सूची का है, या इनमें से कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और आपको यह भी याद रखना कि संघ सूची पर नियम कौन बनाता है, तो संघ सरकार बनाएगी, यानी केंद्र सरकार बनाएगी नियम। राज्य सूची पर नियम कौन बनाएगा, राज्य सरकार नियम बनाएगी। और समवर्ती सूची पर नियम कौन बनाएगा, तो समवर्ती सूची पर संघ व राज्य दोनों नियम बनाएंगे। ठीक है, कहने की बात आप ऐसे समझ लीजिए कि संघ सूची पर नियम बनाने की बात आएगी तो मोदी जी बनाएंगे। जब राज्य सूची पर नियम बनाने की बात आएगी तो अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो योगी जी के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, और अगर आप समवर्ती सूची की बात करेंगे तो उसमें योगी जी और मोदी जी दोनों लोग मिलकर के नियम बना देंगे। मतलब समझाने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, ठीक, बना देंगे। लेकिन अगर दोनों के नियमों में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, अगर दोनों के नियमों में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है कि मतलब समवर्ती सूची पर कोई नियम बना, वो कह रहे नहीं हमारा नियम श्रेष्ठ, वो कहे हमारा नियम श्रेष्ठ, तो ऐसी स्थिति में जो संघ सूची का नियम है उसको अधिक प्रधानता दी जाएगी। आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो ये संघ सूची राज्य सूची समझ में आ गई होगी। राज्य सूची में 66 विषय, वर्तमान में 61 हैं, कम हो गए थे बताया था। वर्तमान में समवर्ती सूची में पहले 47 थे, वर्तमान में 52 हो गए, ये भी समझ में आ गया हो। ये जो हाईलाइटेड विषय हैं, जैसे कि राज्य सूची में पुलिस हो गया, रेलवे पुलिस हो गया, पंचायती राज एवं भूमि सुधार हो गया, ये ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार रिपीटेड, तो आप ये विषय भी याद रखेंगे कि रेलवे पुलिस, पंचायती राज एवं भूमि सुधार ये किससे संबंधित है, राज्य सूची संबंधित है। समवर्ती सूची में देखा जाए तो सब भी महत्वपूर्ण है, आर्थिक योजना हो, चाहे आपराधिक मामले हो, जनसंख्या नियंत्रण हो, परिवार नियोजन हो, शिक्षा हो, है ना, तलाक हो, गोद हो, विवाह, ये सब इंपॉर्टेंट है समवर्ती सूची में। ये विषय भी याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए इनमें से कौन सा विषय है जो राज्य सूची का है, या इनमें से कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची का है, या इनमें से कौन सा विषय है जो संघ सूची का है या नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है, आप याद रखेंगे। इसमें जैसे ये पॉइंट है, देखने लायक है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में ये पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया, तो आप याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से क्या बोलते हैं समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। मतलब शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय थी, अब जिसे वर्तमान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया है। ठीक, बात करते हैं अवशिष्ट विषय की, तो ये अलग से मैं बता रहा हूं आपको कि अवशिष्ट विषय क्या होते हैं। तो अवशिष्ट वे विषय होते हैं जो इन तीनों सूचियों में नहीं आते, जो इन तीनों सूचियों में नहीं आते, ना तो संघ सूची में, ना राज्य सूची में, और ना ही समवर्ती सूची में। इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं होते हैं, उन्हें अवशिष्ट विषय कहते हैं या अवशिष्ट सूची में आते हैं। और इन पर केवल कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को होता है, आप याद रखेंगे, इन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। जैसे एग्जाम्पल में अंतरिक्ष अनुसंधान, आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में पहले 22 भाषाएं, वर्तमान में मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं और वर्तमान में 22 हो गई हैं, यानी कि 8 भाषाओं को
बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो वो जो 8 भाषाएं बढ़ी हैं वो किसी न किसी संशोधन के द्वारा बढ़ाई गई हैं। ठीक है, वो कौन से संशोधन के द्वारा बढ़ाई गई वो हम आपको देखा अभी बता रहे हैं, नोट में देखो लिखा है, जैसा कि 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया, और 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है, 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है, जो कि मूल संविधान में पहले 8 भाषाएं थी, मूल संविधान में पहले 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। टोटल 8 भाषाएं बढ़ गई हैं। वो 8 भाषाएं किसके माध्यम से बढ़ी हैं, तो वो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया, यानी 15वीं भाषा किसको बनाया गया, सिंधी को बनाया गया। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। और अगर आप याद कर ले, अगर 21 और प्लस 71 कर दीजिए, टोटल 92 हो जाएगा। और 92 संविधान संशोधन के द्वारा 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं, बोडो डा से डोगरी, फिर मैथिली ली से संथाली। देखो 2 ली का रैमिंग वर्ड है और 2 डो का रैमिंग वर्ड है, डो, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये 92 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। और सिंधी को 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, और कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब बात कर लेते हैं हम कि 2011 में उड़िया भाषा का नाम बदल करके उड़िया कर दिया गया था। आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और बात करें, ये इंपॉर्टेंट बहुत फैक्ट है कि अंग्रेजी, राजस्थानी और भोजपुरी का उल्लेख 22 भाषाओं में नहीं मिलता है। आप ये याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण भाषाएं हैं तीनों ही, अंग्रेजी हो गई, राजस्थानी हो गई, भोजपुरी हो गई, इन तीनों का उल्लेख 8वीं अनुसूची में नहीं है। आप याद रखेंगे, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, सीधे सीधे 4 भाषाएं लिख देगा, उसमें से एक अंग्रेजी या राजस्थानी, भोजपुरी, इन तीनों में से कोई डाल देगा और पूछेगा बताइए इनमें से कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। तो आपका जवाब होगा अंग्रेजी, राजस्थानी, भोजपुरी, जो 3 भाषाएं हैं, ये 22 भाषाओं में उनका उल्लेख नहीं मिलता है। तो आपको 8 भाषाएं तो क्लियर हो गई, और क्या बोलते हैं 8 अनुसूचियां क्लियर हो गई होंगी, जो कि हमने बताया था मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 हो गई। तो पहले 8 तो क्लियर हो गई, 8 मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। पहले देखिए, पहली अनुसूची में आपका क्या है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ है। आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही याद रखना आपको। तीसरी में शपथ है, रिलेट करके चलिए। और चौथी में हमने बताया था कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक, इसको हमने सिंगल करके पढ़ा था। उसके बाद 5 और 6 की बात करें, ये दोनों रिलेट करती हैं किससे, तो हमने बताया था कि समस्त भारत की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्रों के, जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रशासन और नियंत्रण की बात किसमें की गई है, तो वो 5वीं अनुसूची में बात की गई है। लेकिन 6वीं अनुसूची में केवल स्पेशल 4 राज्यों की बात कर दी गई है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण की बात अगर कही गई है तो वो 6वीं अनुसूची में कही गई। 7वीं अनुसूची में आपको बता दें कि इसमें 7 से सूची, 7 से 7वीं, तो इसमें सूचियों का वर्णन किया गया है, वही संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर नियम संघ बनाएगी, राज्य सूची पर नियम राज्य बनाएगी, समवर्ती सूची पर नियम दोनों बनाएंगे। और टकराव की स्थिति में संघ सूची का नियम सर्वमान्य होगा। आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, संघ सूची में विषय पहले 97 थे, बढ़कर के बाद में अब वर्तमान में कितने हो गए, 100। और उसके बाद राज्य सूची की बात करें, राज्य सूची में पहले विषय थे 66, वर्तमान में हो गए 61, यानी कि कम हो गए हैं। अगर बात करें हम समवर्ती सूची की, तो पहले 47 विषय थे और वर्तमान में बढ़कर के कितने हो गए हैं, 52 विषय हो गए। ठीक है, तो ये 7वीं अनुसूची हो गई। 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें मैंने बताया कि 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें से मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाओं का वर्णन है। ठीक है, और हमें कैसे जोड़ेगी, तो मैंने बताया आपको 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था और 71वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या बोलते हैं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। और उसके बाद 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। 2011 में उड़िया भाषा को बदलकर उड़िया कर दिया, उड़िया भाषा को बदलकर उड़िया कर दिया गया। और 8वीं अनुसूची में किन भाषाओं को सम्मिलित नहीं किया गया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, बहुत ही एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो उन भाषाओं का नाम है राजस्थानी, अंग्रेजी और भोजपुरी। इनका वर्णन 22 भाषाओं में नहीं मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं हम अन्य 4 अनुसूचियों की, जो कि किसी न किसी संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई। तो
तो उनकी बात करते हैं। तो बात करते पहले नवीं अनुसूची की। मैंने बताया था कि पहले वर्तमान में पहले मूल संविधान में 8 थी, उसके बाद 4 जोड़ी गई, तो टोटल अब इस वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो जो 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई उसमें से जो नवीं अनुसूची थी, वो नवीं अनुसूची कौन सी थी? वो थी भूमि सुधार। भूमि सुधार से संबंधित थी। भूमि सुधार का तात्पर्य क्या है? तो भूमि सुधार, जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें जमींदारी प्रथा, ठीक है, ये जमींदारी प्रथा थी, भूमि का एक तरीके से वर्णन करना था, या भूमिदारी क्या बोलते हैं, जमींदारी प्रथा का समाप्त करना था, ठीक है। तो उससे संबंधित कुछ नियम बनाने थे। तो जो नियम कानून बनाने थे उससे संबंधित जो भूमि थी उन सब का जो वर्णन किया गया वो नवीं अनुसूची के तहत कर दिया गया। यानी भूमि सुधार संबंधी जो भी नियम थे वो सब नवीं अनुसूची के तहत रख दिए गए। और नवीं अनुसूची के तहत किसी भी विषय पर संविधान में या एक तरीके से न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी पूर्व में, ठीक है। आप याद रखेंगे, जो प्रथम संविधान संशोधन था उसके 1951 के द्वारा ये नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आप ये भी याद रखेंगे, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा नवीं अनुसूची को जोड़ा गया। और इसमें प्रारंभ में इसमें वर्णित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। आप याद रखेंगे, पहले इसमें वर्णित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, परंतु वर्तमान में इसमें वर्णित सभी विषयों पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है यदि वो संविधान का हनन करते हैं, ठीक, याद रखेंगे। और वर्तमान में इसमें टोटल कितने विषय हैं? तो 284 विषय हैं। ऐसा क्यों किया गया? अच्छा, कि पहले न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को बदल दिया और कहा कि इन्हें भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ऐसा सरकार अपने स्वार्थ के लिए इसमें क्या करती थी, किसी भी विषय को उठा करके वो नवीन सूची में डाल देती थी। मतलब वो एक तरीके से इस सूची का, इस नियम का गलत दुरुपयोग कर रही थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्ण निर्णय को बदल दिया और उसने कहा कि अब से नवी अनुसूची में वर्णित विषयों पर भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है अगर वो संवैधानिक रूप से गलत हैं या संविधान का वो हनन करते हैं या संविधान को वो चुनौती देते हैं। बात कर लेते हैं 10वीं अनुसूची की कि 10वीं अनुसूची क्या थी। तो 10वीं अनुसूची थी दल बदल विरोधी कानून। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब 1985 के आसपास की बात है कि बहुत सारे छोटे छोटे से दल, देश आज़ाद होने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे से दल भारत में आ चुके थे। तो उन दलों में क्या था कि वो दल जीत जाते थे और जीतने के बाद अपने दल का परिवर्तन कर लेते थे। जैसे कि बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस से सपा में चले गए, सपा से बसपा में चले गए, है ना, बसपा से फिर कांग्रेस में आ गए। इस तरह से वो अपने दल का परिवर्तन करते थे, जिससे क्या था, देश के संचालन में काफ़ी व्यवधान उत्पन्न होता था। तो इसलिए 10वीं अनुसूची के तहत जो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई, उसके तहत क्या कर दिया गया, दल बदल विरोधी कानून बनाए गए। और उन कानूनों के तहत ये कहा गया कि अगर किसी भी व्यक्ति को अपने दल का परिवर्तन करना है तो अपने चुनाव से पूर्व करे। चुनाव जीतने के बाद वो अपने दल का परिवर्तन नहीं कर सकता है। अगर चुनाव जीतने के बाद अगर वो अपने दल का परिवर्तन करता है तो फिर उसकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप ये बात याद रखेंगे। और ये कहा गया कि 10वीं अनुसूची के तहत निर्भरता के सवालों का निपटारा राज्यसभा में सभापति व लोकसभा में अध्यक्ष करता है। आप याद रखेंगे। और 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सभापति और अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। मतलब पहले क्या था, इसमें भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी 10वीं अनुसूची में जो ये निर्भरता संबंधी जो सवाल होते थे। लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय बदल दिया और कहा सभ्य सभापति और अध्यक्ष के निर्णय की भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, तो आपको 10वीं अनुसूची भी क्लियर हो गई होगी। नवीं अनुसूची मैंने बताया था आपको कि नवीं अनुसूची में आपका वर्णन किया गया है, किसका, भूमि सुधार का वर्णन किया गया है। और इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया, जो कि दल बदल से संबंधित थी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट अनुसूची की कि 11वीं अनुसूची क्या थी। 11वीं अनुसूची कहती पंचायतों के अधिकार और प्राधिकार। मतलब इसमें पंचायती व्यवस्था को अपनाया गया था। 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती व्यवस्था को अपनाया गया। ठीक है, अब पंचायती व्यवस्था को अपनाया गया, इस अनुसूची को जोड़ा किसके तहत गया था, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम
1992-93 के द्वारा इसे जोड़ा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि 92-93 दो सन क्यों दिए, तो 92 में ये प्रस्ताव आया था और 93 में इसे स्वीकार किया गया था। तो कुछ किताबों में 92 दिया होता है, कुछ किताबों में 93 दिया होता है। तो आप दोनों याद रखेंगे कि 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 93 के द्वारा संविधान की अनुसूची में जोड़ा गया। और इसमें कुछ कितने विषय थे, तो आप ये भी याद रखेंगे कुल इसमें 29 विषय थे। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय थे, तो 29 विषय थे 11वीं अनुसूची में। बात करें 12वीं अनुसूची की, तो 12वीं अनुसूची कहती है कि 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के अधिकार और प्राधिकार, मतलब नगर प्रशासन की बात कही जाए किस अनुसूची में है, तो 12वीं अनुसूची में नगर प्रशासन की बात कही गई थी। और इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के द्वारा इसे भी जोड़ा गया था। और इसमें वर्णित विषयों की संख्या कितनी थी, 18 थी। तो ठीक है, ये आपकी अनुसूचियां समाप्त हो गई, आप याद रखेंगे। फिर से देख लीजिए, 4 अनुसूची जो बड़ी थी, हमने बताया 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित थी, जिसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। द्वितीय, इसमें जो वर्णित विषय थे तो पहले इसमें वर्णित विषयों को न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी या न्यायालय में उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को बदल दिया और कहा कि नहीं, 9वीं अनुसूची में वर्णित विषयों की भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, उन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ऐसा क्यों किया था, तो मैंने बताया कि सरकार इस अनुसूची का अपने स्वार्थ के लिए गलत उपयोग कर रही थी, इसलिए ऐसा किया गया। ठीक है, 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है कि अगर कोई व्यक्ति अपना दल बदल परिवर्तन करना चाहता है तो चुनाव के पूर्व करे, चुनाव जीतने के बाद वो अपने दल का परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसकी फिर सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, आप ये याद रखेंगे। 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज व्यवस्था को अपनाती है और 11वीं अनुसूची को किससे जोड़ा गया, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें वर्णित विषयों की संख्या कितनी थी, 29 थी। और 12वीं अनुसूची में जो कि नगर प्रशासन से संबंधित है, यानी नगर पालिका के अधिकार एवं प्राधिकार से संबंधित है, उसे भी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के द्वारा जोड़ा गया। और जिसमें वर्णित विषयों की संख्या कितनी है, 18 है। तो आपकी 12 अनुसूचियां हो गई। मैं 12 अनुसूची आपको फिर से एक बार बताता हूं, आप सुन लीजिए। प्रथम अनुसूची में आपको बताया था हमने राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र बताया। द्वितीय अनुसूची में आपको वेतन भत्ते बताए। तृतीय अनुसूची में हमने आपको शपथ बताई। चतुर्थ अनुसूची में बताया कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन हो गया। 5वीं अनुसूची में बताया हमने कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए प्रशासन एवं नियंत्रण समस्त भारत की बात कर रहा है, इसमें ये 5वीं अनुसूची है। 6ठी अनुसूची में बात करता है 4 स्पेशल विशेष राज्यों की, जो कौन से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण की बात करता है। ठीक है, उसके बाद 7वीं अनुसूची में बताया हमने 7 से सूची, इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची आ गई, इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया। कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है, तो 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और इन 22 भाषाओं में किन भाषाओं का वर्णन नहीं मिलता है, तो राजस्थानी हो गया, भोजपुरी हो गया, नेपाली हो गया, क्या बोलते हैं, अंग्रेजी हो गया। राजस्थानी, भोजपुरी और अंग्रेजी, इन 3 भाषाओं का वर्णन 22 भाषाओं में नहीं मिलता है। तो जैसे मूल संविधान में 14 थी, वर्तमान में 22 थी, तो जोड़ी कैसे कैसे गई थी, तो मैंने बताया आपको कि 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। उसके बाद 71 21 जोड़ दीजिए, 92 हो जाएगा। 92 संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो और डा से डोगरी। ठीक है, उसके बाद मैथिली, ली से फिर संथाली। ठीक, तो दोनों को रिलेट कर सके, याद कर सकते हैं, तो इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया 8वीं में। उसके बाद 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया आपका प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। और इसमें परिवर्तित विषयों को पहले चुनौती नहीं दी जा सकती थी, परंतु वर्तमान में इन्हें चुनौती दी जा सकती है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित थी और इसे आपका क्या बोलते हैं, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद 11वीं अनुसूची पंचायती व्यवस्था को अपनाती है, जिसमें वर्णित विषय 29 हैं और ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची में बात करें तो 12वीं अनुसूची नगर प्रशासन की बात करती है और इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें वर्णित विषयों की संख्या 18 है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये सारी अनुसूचियां आपको याद भी हो गई होंगी, मैंने काफी डिटेल में डिस्कस भी किया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब
धन्यवाद।